आपको रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव लग रहा है और वहां पे आपको मीडियम टर्म अपॉर्चुनिटीज मिल रही है मेरे हिसाब से। लेकिन आगे बढ़ते हैं और कुंज बंसल को भी शामिल करते हैं अपनी बातचीत में। कुंज, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। बाजार में हालांकि न्यू हाई तो प्रैक्टिकली बनी गया है, निफ्टी और बैंक निफ्टी हाथ रखने नहीं दे रहा है। किसी की पोजीशंस हैं तो ठीक है, वरना नए हाथ डालने में घबराहट हो रही है। शायद यही एक जो जिसे कहते हैं ना भड़ास, ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली जो भड़ास है, ये निकलेगी मिड कैप स्मॉल कैप में जब भर भर के लेंगे ट्रेडर्स। क्या राय बनी है आपकी? जी हाँ अजय, तो बाजार ऐसा ही है कि कभी भी आपको प्रेडिक्टेबल मूवमेंट नहीं देगा और हमेशा सरप्राइज करेगा, चाहे आप कितनी भी बार बाजार में इन्वेस्ट कर चुके हो, डिसइन्वेस्ट कर चुके हो, प्रॉफिट भी कमा चुके हो और लॉस भी कर चुके हो तो भी। तो उसी पैटर्न पे बाजार चल रहा है। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से इंडेक्स मेंटेन्ड है। ऑफ कोर्स धीरे धीरे खिसक के करीब करीब लाइफ हाई पे निफ्टी आ गया है, सेंसेक्स तो लाइफ हाई पे था ही, पर उसमें एक तो मार्केट में ब्रेड्थ नहीं थी, तो मिड और स्मॉल कैप्स में बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं था। और ये जो इंडेक्स का मूवमेंट, उसको हम रेंज बाउंड कहें या धीरे धीरे ऊपर खिसकना था, वो भी सेक्टोरल रोटेशन को लेके हुआ। तो ऐसा नहीं है कि इसमें एक सेक्टर ने रैली को लीड किया हो। तो सितंबर लास्ट वीक में, हम रीसेंट लो की मैं बात कर रहा हूं, वैसे तो हम 13 महीने के बेसिस पे भी देखेंगे तो हम निफ्टी के लेवल में मार्केट में फ्लैट हैं। 13 महीने, आज से 13 महीने पहले अक्टूबर 2021 में 18,500 के आसपास निफ्टी था और आज भी घूम फिर के वहीं पे है। बट फिर भी हम सितंबर लो की बात करें तो वहां से हम 7-8% ऊपर है। और उसमें कभी बैंकिंग चला है, कभी मेटल से, एक दो दिन बीच में जब एक्सपोर्ट ड्यूटी रिमूवल की न्यूज आ गई थी तो वो चल गए थे, बीच बीच में ऑटोमोबाइल चल गए, फिर फाइनेंशियल्स में घूम घूम के पार्टिसिपेशन आता रहा। ऑफ कोर्स एक बहुत सरप्राइज फैक्ट जो हुआ है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की कंटिन्यूअस रैली जो अभी भी चालू है। इनफैक्ट पीएसयू बैंक इंडेक्स को, सो वाइल जो आपने बैंक इंडेक्स की बात की वो एक जगह है, पर अगर मैंने जो देखा था, मुझे ब्रॉडली जो ध्यान है, पीएसयू बैंक इंडेक्स 5 साल के पहले के हाइक के लेवल को अब डिसाइसिवली तोड़ चुका है। तो कोई टेक्निकल वाला ज्यादा शायद उस पर राय दे पाएगा, पर कंटिन्यूअस पिछले 3-4-5 दिन से 5 साल पहले के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और वहां से घूमा नहीं है, तो हो सकता है वो एक पॉजिटिव साइन हो। तो नेट नेट बाजार में मुझे लगता है कि अभी भी जिस हिसाब से अब हम पिछले 1.5 महीने में 7-8% ऊपर आ चुके हैं ग्लोबली, फाइनली वापस से क्रूड प्राइस अच्छा करेक्ट किया है पिछले हफ्ते भर में, तो वो एक पॉजिटिव साइन है। इस महीने आने वाले में हम फिर से यूएस की फेड की मीटिंग होगी, तो ये सब फैक्टर्स को, ट्रिगर्स को मैं देखूं तो मुझे एक खाली एफआईआई इनफ्लो है जो शॉर्ट टर्म में हमेशा बाइंग होती है, जो बाजार को एक अलग लेवल पे ले जाती है, ऊपर भी या नीचे भी। सेलिंग होगी तो नीचे, बाइंग होगी तो ऊपर ऑब्वियसली। तो वो एक आएगी तो ऊपर को शायद इंडेक्स को ले जाए। बट अदरवाइज जो मिड और स्मॉल कैप की अंडर परफॉर्मेंस थी, मुझे लगता है लार्ज कैप का इंडेक्स रेंज बाउंड रह के वापस से मिड और स्मॉल कैप में धीरे धीरे इंटरेस्ट आएगा, स्पेशली जिनके रिजल्ट अच्छे। बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे भी ऐसा ही सेंस आ रहा है कि अच्छी खासी रैली लार्ज कैप्स में हो रही है, हो चुकी है। शायद यहाँ की जो स्पीड है वो थोड़ा धीमे हो जाए। ऐसा नहीं है कि बाजार गिर जाएगा, लेकिन इंक्रीमेंटल बाइंग अब शायद क्वालिटी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में आ सकती है, क्योंकि वहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट है, उतना चले नहीं है। और अर्निंग्स क्वालिटी अगर आप देखें Q2 में, तो मिड टीयर में अर्निंग्स क्वालिटी उतनी ख़राब नहीं थी जितनी शायद हम मान के बैठे थे। ये इंश्योरेंस स्टॉक्स का जो बहुत बड़ा एक अंडर परफॉर्मेंस का पीरियड, चाहे वो एसबीआई लाइफ ले आई है, एचडीएफसी लाइफ ले आई है, मैक्स लाइफ ले आई है, फॉर वट एवर रीजन्स, ये फाइनेंशियल्स में एक वर्ग ऐसा है जो चला नहीं। आपको इसमें क्या अच्छा लगता है? आपको लगता है इसका टाइम आ गया, रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव है कोई भी? तो बहुत फ्रेंकली मैं बताऊं, मैं बहुत पॉजिटिव था और काफी लंबे समय से पॉजिटिव था इस सेक्टर पे। स्पेस में बट अल्टीमेटली हम लोग बाजार में हैं, तो हमको शेयर का भाव चलेगा तो ही हमारा एज एन इन्वेस्टर, एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट रिटर्न बनेगा। बाजार चलता रहे और हमारे स्टॉक नहीं चले तो वो तो और बहुत ज्यादा इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका लॉस होता रहता है। कंपनी अच्छी करती रहे और फिर भी शेयर प्राइस नहीं चले तो वो भी एक नहीं समझ में आने वाला कारण होता है। तो हम ब्रॉडली अगर इंश्योरेंस सेक्टर के शेयर्स की परफॉर्मेंस देखें तो जो 3-4 साल पहले या 5 साल पहले आईपीओ आए थे, ब्रॉडली सबके थोड़े बहुत समय के आगे पीछे आए थे, वहां से लिस्टिंग में काफी गेन मिला।
पर उसके बाद से बहुत ही कम परफॉर्मेंस देखने को मिली है। इनफैक्ट 3-4 साल 5 साल की जो भी लिस्टिंग की परफॉर्मेंस देखेंगे तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मुझे नहीं लगता 3-4% CAGR से ज्यादा शेयर प्राइस रिटर्न इन इंश्योरेंस कंपनीज ने दिया है। तो वो एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा है। ऑफ कोर्स उसका एक कारण जो मुझे लगता है वो कोविड का आना रहा, जहां सडनली इनके क्लेम्स बढ़ गए और थोड़ा सा इनको लेस देन एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाना पड़ा। पर उसका फायदा ये हुआ है कि अब एक जो पुश प्रोडक्ट इंश्योरेंस हमेशा होता है, अब एक तरह से पुल प्रोडक्ट हो गया है। बेचने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, लोग आगे होकर इंश्योरेंस कराना चाह रहे हैं और डिमांड बढ़ गई है। अभी का जो रीसेंट पार्टिसिपेशन है मुझे लगता है मोर बिकॉज ऑफ लेफ्ट आउट की वजह से हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। कोई एकदम से ट्रिगर आया नहीं, रिजल्ट करीब करीब 1 महीना पहले सभी इंश्योरेंस कंपनीज के आ चुके हैं। जो मंथली प्रीमियम नंबर थे वो भी 1, 2, 3, 4 नवंबर को आ गए थे। तो पिछले 2 या 3 दिन का पार्टिसिपेशन मुझे लगता है कि बाजार चल रहा था, जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंडेक्स टिका हुआ था या इंडेक्स में रोटेशनल पार्टिसिपेशन हो रहा था, तो मुझे लगता है उसकी वजह से हुआ है। एकदम से कुछ फंडामेंटल चेंज आ गया हो ऐसा मुझे नहीं लगता है। ठीक है कुंज, पहले तो बहुत शुक्रिया आप समय दे रहे हैं। एक सवाल मेरे को पूछना है उन लोगों के लिए जो मार्केट में थोड़ा कमज़ोर दिल लेके आए हैं। सबको अधिकार है मार्केट के अंदर आने का, तो वो कमज़ोर दिल वाला हिस्सा वो है जिन्होंने बैंकिंग में अच्छे प्रॉफिट्स देखे हैं। आप किसी बैंक को अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके भी चुनेंगे ना सर, तो 20% तक का रिटर्न आपको मिल जाएगा, सरकारी में तो और ज़्यादा मिल सकता है। तो क्या वहाँ पे उन लोगों को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर अभी बने रहना चाहिए? अगर आपका जवाब है कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो फिर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो रहा है, फिर वो पैसा जाएगा कहाँ वो भी आपको बताना होगा। जी हाँ, तो मैं पहले कमजोर दिल वाली बात से शुरू करता हूँ। तो बहुत सारे कमजोर दिल वाले पिछले साल बहुत सारे न्यू एज कंपनीज के IPO में भी सब्सक्राइब किए थे। तो अब उनके उस दिल का प्रेशर और मैं इस दिल के प्रेशर को जोड़ लूं साथ में, तो सिंस हम कमजोर दिल वालों की बात कर रहे हैं तो सर्टेनली उन्हें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं, मान लीजिए किसी ने 20,000 रुपए का कोई बैंक खरीदा है, तो वो जैसा आपने कहा कि 20% कम से कम गेन है, पब्लिक सेक्टर बैंक में तो और ज्यादा है, तो 20 का 25,000 हो गया है। तो आपको कम से कम 5,000 का प्रॉफिट तो जरूर बुक कर लेना चाहिए। आप वापस उसे 20,000 पे ले आइए। आप उससे ज्यादा करना चाहते हैं, 5 के बजाय 10, 15 या पूरा भी करना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा है। पर क्योंकि एक तो हम कमजोर दिल वालों की बात कर रहे हैं और दूसरा अच्छी परफॉर्मेंस बैंक्स में आ चुकी है, तो इसलिए जरूर से प्रॉफिट बुक करना चाहिए उसको। जैसे हम कई बार एसेट अलोकेशन भी बोलते हैं, या कमिंग बैक टू योर आपका ओरिजिनल जो वेट था या ओरिजिनल जो टारगेटेड इन्वेस्टमेंट था। आप पार्ट प्रॉफिट बुक करने का फायदा यह है कि बैंकिंग सेक्टर अभी यहां से और चलता है, मान लीजिए जो चलना चाहिए, अगर शॉर्ट टर्म में नहीं तो मीडियम टर्म में तो जरूर चलते रहना चाहिए। पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में मुझे लगता है अभी भी पार्टिसिपेशन रहेगा। तो आपका 20,000 अभी भी इन्वेस्टेड है, पर अगर किसी वजह से शॉर्ट टर्म में बाजार क्योंकि इतना चला है तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में करेक्शन आ जाए, तो आपको लगेगा कि अरे मैंने क्यों नहीं प्रॉफिट बुक किया, या पूरे 25,000 का एक बार थोड़ा सा वैल्यू डिक्लाइन होगा तो 5,000 आप कम निकाल लेंगे तो 20,000 का ही वैल्यू डिक्लाइन होगा। तो इसलिए जरूर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, पार्ट प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब कहां डालना है, मुझे लगता है जैसे हम मिड और स्मॉल कैप्स की बात कर रहे थे, तो अभी भी ऑटो एंसिलरीज में ही ज्यादा आएंगे मिड कैप, तो वहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। 1-2 कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अपॉर्चुनिटी है। तो मैं बहुत स्पेसिफिक नाम लेके अगर बताऊं तो मुझे लगता है सुंदरम फास्टनर एक अच्छा शेयर है जो कंसिस्टेंटली अच्छे नंबर देता रहता है। इंडस्ट्री के प्रेशर्स रहते हैं, रॉ मटेरियल का प्रेशर सभी पे रहा है, और स्टॉक भी मुझे लगता है जो रिसेंट आई था पिछले 1.5-2 महीने का, वहां से करीब करीब 10-12% का करेक्शन दे दिया है। तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे वो जो निकाला हुआ पैसा है वो इन्वेस्टर्स डाल सकते हैं। बैंक्स फाइनेंशियल्स पर एक आउटलुक आपने बताया, अब ऑटोमोबाइल प्लेस पर भी आपकी राय हम जानना चाहेंगे, क्योंकि इंडिया की ऑटो डिमांड जो है वो रिकवर होती हुई नजर आ रही है। लगातार 2 महीनों से ऑटो बिक्री के आंकड़े भी अगर देखें, ऑटो सेल्स भी काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो है पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री का है। पैसेंजर व्हीकल सेल्स की अगर बात करें, धुआंधार तेजी वहाँ पर सुपर स्ट्रॉन्ग नंबर्स FY22 में देखने को भी मिले हैं। ग्रोथ जो है अच्छी खासी रही है। आगे कितनी इंटैक्ट रहेगी ग्रोथ, और बाकी के जो ऑटोमोबाइल स्पेस के सेगमेंट्स हैं उनमें ग्रोथ कैसी नजर आएगी? जी हाँ, तो मैं बॉटम लाइन से शुरू करूं। सबसे पहले तो व्यू क्या है, तो व्यू पॉजिटिव है। अब उसके कुछ कारण हैं ऑब्वियसली। तो एक कारण तो ये है कि ऑलमोस्ट सारे बड़े ऑटोमोबाइल शेयर, स्पेशली हम जैसे पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो मारुति का नाम सबसे ऊपर आता है, महिंद्रा का दूसरा नाम आ जाएगा,
जो रिसेंट हाईज हैं 1-1.5 महीना पहले की, हालांकि मार्केट घूम फिर के ऊपर आ गया है, बट ऑटोमोबाइल शेयर्स करीब 10% करेक्शन पे बैठे हैं। इनफैक्ट मारुति की जैसे मैं बात कर रहा था तो रिजल्ट बहुत अच्छा आया, मार्जिन बेटर देन एक्सपेक्टेशन आए, हाई मेटल प्राइसेस होने के बावजूद भी। तो उससे एकदम से बाजार में अच्छी रिएक्शन आई। इनफैक्ट 1 या 2 दिन या 3 दिन उसके बाद शेयर चला, 3-4% चला, और वहां 52 वीक हाई उसने बनाया, और उसके बाद से अब वापस 10% करेक्शन पे आ गया है। ऐसा ही कुछ महिंद्रा के साथ हुआ, रिजल्ट के बाद नहीं, बट रिजल्ट के पहले वेटिंग लिस्ट पे और मंथली सेल्स नंबर्स पे और कितने दिन का वेटिंग पीरियड चल रहा है उस पे अच्छा खासा शेयर 1350 या उसके आसपास चला गया था, वहां से 1250 आ गया है। तो ये एक सबसे पहला कारण है कि करेक्शन इन शेयर्स में मिल रहा है, जबकि बाजार में नहीं मिल रहा है। दूसरा, अब मैं वापस आऊं कि मेटल प्राइसेस जो हैं ईयर टू डेट करेक्शन हुए हैं, पिछले 1-1.5 महीना में थोड़े फ्लैट हो गए हैं, बट फिर भी एक मेरे ख्याल से निकल है जो करेक्ट नहीं हुआ है, बट आप किसी भी दूसरे मेटल को लीजिए, एल्यूमिनियम हुआ, स्टील हुआ, ऑफ कोर्स कॉपर हुआ, जिंक हुआ, 15 से 20% पिछले 10-11 महीने में करेक्शन हुआ है। अब सितंबर क्वार्टर में तो क्या था कि इन कंपनीज के पास कहीं ना कहीं हाई रॉ मटेरियल प्राइस की इन्वेंट्री थी। मुझे लगता है दिसंबर क्वार्टर में वो इम्पैक्ट कम हो जाना चाहिए, इसलिए और सिक्वेंशियली मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। तो वो एक दूसरा पॉजिटिव फैक्टर हो गया। तीसरा ये है कि ऑयल नीचे आया था, फिर पिछले 15-20 दिन में वापस ब्रेंट की हम बात करें तो $95-96 चला गया था। पिछले 7-8 दिन में वो वापस 90 के नीचे, इनफैक्ट 86-87 आ गया है। अब वो टिकेगा कि नहीं हमेशा बहुत मुश्किल होता है प्रेडिक्ट करना, बट एटलीस्ट फॉर नाउ दैट इज अ पॉजिटिव, क्योंकि वो जो पास, हालांकि गवर्नमेंट ने रादर पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने जो ऑयल प्राइस हाइक था वो भी पास ऑन नहीं किया था, इसलिए रिडक्शन हुआ है वो भी पास ऑन नहीं किया है, पर फिर भी अगर बहुत ज्यादा गिरेगा तो वो पास ऑन होगा, तो वो एक पॉजिटिविटी हो जाएगी। और ऑफ कोर्स अभी भी मंथली सेल्स नंबर्स, वेटिंग लिस्ट वगैरह चालू है, तो इसलिए मुझे लगता है नेट व्यू पॉजिटिव है और इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए, पॉजिटिवली इन्वेस्ट करना चाहिए। एक और स्पेस के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा, वो है हाउसिंग फाइनेंस स्पेस। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन हाउसिंग अच्छा खासा करेक्ट हुआ था, टॉप मैनेजमेंट छोड़ के जाने की वजह से वापस आ गया। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, जहाँ पे कशोगी जी गए, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, बेहद सस्ता स्टॉक है कंपेयर प्राइस टू बुक में। आपको इसमें किस में रुचि लगती है अगर हाउसिंग खेलना है, हाउसिंग स्पेस खेलना है तो? जी हाँ, तो मैं स्टॉक की भी बात करूंगा बहुत शॉर्ट में। जो क्वार्टरली नंबर्स इंडस्ट्री के गए हैं हाउसिंग फाइनेंस के, उसके बारे में बात कर दूं। ब्रॉडली अच्छे नंबर्स गए हैं, डिसबर्समेंट में अच्छी ग्रोथ हुई है, स्पेशली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। थोड़ा सा लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर का बेस भी लो था, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छी ग्रोथ हुई है। मार्जिन्स भी कंपनीज ने मेंटेन किए हैं, और एसेट क्वालिटी तो खैर रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती है, बट जो मार्जिनल प्रॉब्लम थी उससे इंप्रूव हुई है। कलेक्शन एफिशिएंसी काफी इंप्रूव हो गई, जो बीच में लिक्विडिटी की वजह से थोड़ी सी स्क्वीज में थी। जिन कंपनीज की आपने नाम बात की और दूसरी भी मैं मिलाऊं तो उसमें एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का पर्टिकुलरली सितंबर क्वार्टर का नंबर बहुत अच्छा नहीं था, तो इसलिए वो स्टॉक प्रेशर में है। कैन बैंक मैनेजमेंट चेंज की वजह से प्रेशर में आया था, पर वहां से अच्छी हम रिकवरी देख चुके हैं। स्पेसिफिक स्टॉक रिकमेंडेशन की बात करूं तो एप्टस वैल्यू हाउसिंग है, जिसका आईपीओ मेरे ख्याल से करीब 1.5 साल पहले आया था। डिस्क्लोजर की वो शेयर मेरे पास पड़ा है। बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे नंबर्स आए थे। इनफैक्ट इन सारी कंपनीज में से मैं बात करूं तो इसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन सबसे हाई है, मेरे ख्याल से 7-7.5% है, और जबकि बाकी सबके इन द रेंज ऑफ 3-3.5 से लेके 5-5.5% है। तो ये एक कंपनी है, ऑब्वियसली इस वजह से वैल्यूएशन भी प्राइस टू बुक पे रिलेटिव बेसिस पे हाई चलती है, पर फिर भी या तो कुछ सेलिंग कंपनी के शेयर में हुई है, या इन जनरल हाउसिंग फाइनेंस में इंटरेस्ट रेट के बढ़ी है, इसलिए इंटरेस्ट कम रहा है, तो शेयर प्राइसेस में करेक्शन हुआ है। एप्टस वैल्यू में भी करेक्शन हुआ है, पर मुझे लगता है अच्छे प्राइस टू बुक वैल्यू पे अवेलेबल है गिवन इट्स गुड फाइनेंशियल्स, तो वो एक स्टॉक मेरा रिकमेंडेशन पॉजिटिव रहेगा। ठीक है कुंज, आप आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे क्या अभी इन लेवल्स पे, जब मार्केट नियर टू ऑल टाइम हाई खड़ा हो, और बैंक निफ्टी तो खैर ऑल टाइम हाई 10 दिन में 4 बार लगा चुका हो, तो क्या आप आईटी स्टॉक्स में बाय करोगे? अगर आपका जवाब है हाँ तो रीज़न बता दीजिए, अगर ना तब भी रीज़न बताइए क्यों नहीं करोगे। जी हाँ, तो सबसे पहले तो जवाब हाँ है। तो एक वो बात चीज क्लियर हो जाए, पता लगा इतने सारा डिस्कशन कर लिया और मेन बात नहीं बताई, दर्शकों को लगता है कि ये क्या हुआ। अब मैं आता हूँ कि आपने सही पूछा कि अगर हाँ भी है या ना भी है तो उसके कारण। तो पहला कारण तो एक इन्वेस्टमेंट जनरल स्ट्रेटेजी है कि बाजार हाई पे है
और कोई स्टॉक या कोई सेक्टर जिसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे आप कंफर्टेबल है, हाई पे नहीं है, तो वो पहला कारण बन जाता है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब उसमें ये आईटी सेक्टर आ गया। परफॉर्मेंस वाइज मुझे इतना कंसर्न नहीं है इस क्वार्टर में, और पिछले क्वार्टर में काफी सारे कंसर्न आए थे, मार्जिन प्रेशर की बात थी, दिखा भी है कहीं कहीं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम से मिक्स्ड वर्किंग चालू हो गया, उससे कंपनीज के खर्चे बढ़ गए। जो ट्रैवलिंग बीच में बंद थी बिल्कुल, उसकी सेविंग्स बंद हो गई, ट्रैवलिंग शुरू हो गई, उसके खर्चे बढ़ गए। बीच में एट्रिशन बहुत ज्यादा हो गया था, एम्प्लॉइज की डिमांड बढ़ गई थी, तो सैलरीज बहुत एग्रेसिव करके कंपनीज को हायर करना पड़ा था। अब वो थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, एट्रिशन भी कम हो रहा है, और इस वजह से सैलरी हाइक्स या नए एम्प्लॉइज को लेने में जो आपको खर्चा करना पड़ रहा है वो भी कम हो रहा है। और जो करेक्शन पे हम बैठे हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स की हम बात करें तो एनीवेयर हाई ऑफ द स्टॉक्स से 30-40% तक के करेक्शन में हम बैठे हैं। तो उसमें ये सारे नेगेटिव बिल्ड इन हो गए हैं जो सितंबर क्वार्टर के थे, और जो सीक्वेंशियली दिसंबर क्वार्टर में मुझे लगता है इंप्रूव होंगे। एक जो कंसर्न अभी भी आईटी इंडस्ट्री पे लग रहा है कि नहीं, यूएस और यूरोप में इतनी मंदी की एक्सपेक्टेशन है और नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ नहीं आ रही है, इन्फ्लेशन हाई है, फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाता जा रहा है, तो डिमांड अफेक्ट हो सकती है क्या? तो वो एक कंसर्न है जो थोड़ा सा आईटी इंडस्ट्री पे अभी भी है। हो सकता है थोड़ा ग्रोथ रेट्स के नंबर्स इधर उधर हो जाए, बट ये एक सेक्टर है जहां आप कंसिस्टेंट कैश फ्लोज देखते हैं। ब्रॉडली सारी कंपनी जीरो डेट पे ऑपरेट करती हैं, न कि वो एक बहुत आइडियल मॉडल है बिजनेस चलाने का, पर फिर भी, और जैसे मैंने पहले भी कहा, कंटिन्यूअस कैश जनरेट करती रहती हैं, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है, आपका वैल्यूएशन करेक्शन हो गया है। तो इसलिए मुझे लगता है सेक्टर पे मेरा, जैसा मैंने कहा, व्यू पॉजिटिव है और इन्वेस्ट करना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट पर अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो क्लियरली बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, आईटी और साथ ही ऑटोमोबाइल स्पेस पर कुंज का पॉजिटिव नजरिया, और ऑटोमोबाइल स्पेस तो आज आउट परफॉर्म भी कर रहा है। बाजार में जहां इतना उतार चढ़ाव नजर आ रहा है, इसमें निफ्टी ऑटो इंडेक्स है एकमात्र इंडेक्स जो कि काफी अच्छी मजबूती दिखा रहा है। 132 पॉइंट्स की तेजी निफ्टी